वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पर सवर्ण संधि के बारे में। पर सवर्ण संधि के केवल एक भेद के बारे में हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अतः यह सूत्र यह कहता है कि अनुस्वार के बाद ये वर्ण आए, क्या है, ये वर्ण आए तो इस अनुस्वार को ये वर्ण के पर सवर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे शम धन धी, जैसे सम धन धी। अब देखिए पूर्व वर्ण जो है उसमें अनुस्वार है, पर जो वर्ण है उसमें तय वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो इस अनुस्वार को इस ध के अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित करना है। तो इस तय वर्ग का जो अनुनासिक वर्ण है वो है ने। कौन सा है? ने। जब हम इसको ने में परिवर्तित करेंगे तो पद बनेगा संधि। वैसे यदि स्वाभाविक रूप से आपसे पूछा जाए कि संधि जो पद है इसमें कौन सी संधि है, तो संधि पद में पर सवर्ण संधि है। देखिए ये जो है पर सवर्ण संधि का पहला भेद है। अब इससे आगे हम दूसरा भेद पढ़ते हैं। दूसरा जो सूत्र है इसका वो है तोरली। अतः तोरली सूत्र यह कहता है कि तका ते वर्ग के बाद में यदि लकार आए, क्या आए, लकार आए अथवा ले आए, तो इस ते वर्ग को ले में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह है यदि ते वर्ग का ने आए बाद में ले आए अथवा लकार आए, क्या है, लकार आए, तो इस ने को अनुनासिक ले में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोबारा सुनिए, पर सवर्ण संधि का जो दूसरा जो सूत्र है वो है तोरली। तोरली सूत्र कहता है कि तय वर्ग के बाद यदि लकार आए अथवा ले आए तो इस तय वर्ग को लकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यदि तय वर्ग के अनुनासिक वर्ण के बाद यदि लकार आता है तो इस अनुनासिक ने को ले चंद्र बिंदु में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे तद धन ले। अब देखिए प्लस से पहले वाला जो वर्ण है तय वर्ग का तृतीय वर्ण है और प्लस के बाद में ले है, तो इस तय वर्ग के वर्ण को हमें केवल लकार में परिवर्तित करना है। अब इस दे को हमने किस में परिवर्तित किया? ले में। देखिए ये उदाहरण तद धन ले, तो तद के अंत में जो दे है तय वर्ग का व्यंजन वर्ण है, तृतीय वर्ण है, तो तय को हमें किस में बदलना है? ले में बदलना है। तब जाके संधि जो होगी वो बनेगी तल्ले। संधि युक्त पद जो बनेगा तल्ले। ऐसे ही आगे विद्वान धन लिखती, विद्वान धन लिखती। अब देखिए प्रथम अथवा पूर्व जो वर्ण है नकार है, अर्थात तय वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण है और बाद में ले है, तो इस ने को ले और चंद्र बिंदु में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तब जाके पद बनता है विद्वान
लिखती। अब देखिए इस तोरली सूत्र के उदाहरणों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो केवल इस जो आधा लकार है उसको तय वर्ग के व्यंजन वर्ण में परिवर्तित करना है। यदि चंद्र बिंदु ऊपर है तो ध्यान रखना इस लकार को हमें ने में परिवर्तित करना है और जैसा जो पद है उसके अनुसार आपको ये तीसरे वर्ण में प्रथम वर्ण में परिवर्तित करना है। जैसे और देखते हैं, जैसे उल्लेख है, मल्लिन है, उल्लेख है, मल्लिन है। देखिए ऐसे पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान रखना संस्कृत जो 22 उपसर्ग होते हैं वो उत उपसर्ग नहीं होता, मूल जो उपसर्ग होता है वो उद होता है। क्या होता है? उद होता है। तो अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उदो धनो लेके है, बाद में जैसा पद है उसको वैसा ही लिख दिया जाता है। अब आगे मल्लिन है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो मत धन लीन है। ये हुआ पर सवर्ण संधि का दूसरा सूत्र। इसको हम दोबारा देखते हैं। ये सूत्र क्या है? तोरली, अतः ये सूत्र कहता है तय वर्ग के बाद में यदि लकार आए तो इस तय वर्ग को लकार में परिवर्तित कर दिया जाता है और तय वर्ग के अनुनासिक व्यंजन वर्ण के बाद में यदि लकार आए तो इस ने को ले अनुनासिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे तद धन ले, इस दे को ले में परिवर्तित कर दिया, संधियुक्त पद बना तल्ले। ऐसे ही अगला है विद्वान धन लिखती, तो यह तय वर्ग का पंचम वर्ण है अतः अनुनासिक वर्ण है, तो इसको ले और चंद्र बिंदु में परिवर्तित करेंगे तो संधियुक्त पद बनेगा विद्वान लिखती। अब ऐसे अगले जो उदाहरण है वो है उल्लेख है और मल्लिन है। जब इन पदों का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस जो आधा जो लकार है इसको हमें तय वर्ग में परिवर्तित करना है और बाद में जैसा लिखा हुआ है जैसा ही हमको लिखना है। तो उदो धनो लेख हो, ऐसे मल्लिन है, मत धनो लीन है। ये तोरली संधि पूरी हुई। अब हम आगे चलते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब देखिए पर सवर्ण संधि का अगला भेद देखते हैं। नंबर 3 जो सूत्र है वो है यरो अनुनासिके नासिकोवा। अर्थात ये सूत्र ये कहता है पदांत यर के बाद में, अतः यर में जो वर्ण आते हैं है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण पदांत यर के बाद में अतः है को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आए और बाद में अनुनासिक वर्ण आए। क्या आए? अनुनासिक वर्ण, अर्थात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो इस यर वर्ण को उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे एतद मुरारी, एतद मुरारी।
अब देखिए ये यर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, अर्थात इस है को छोड़कर जो सभी व्यंजन वर्ण हैं इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस दे को, ये ते वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इस दे को हमें इसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित करना है। तो देखिए ते वर्ग का पंचम वर्ण होता है ने, क्या होता है ने, तब हम इसको ने में परिवर्तित करेंगे तो पद बनेगा एतन मुरारी। क्या बनेगा? एतन मुरारी। अर्थात इस संधि को शॉर्ट रूप में जो संधि युक्त जो पद होते हैं इसको 55 यार के नाम से भी जाना जाता है। अतः 55 यार का मतलब यह है, ये जो वर्ण है दोनों, ने भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण है और मैं भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण है, तब हम इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे। अतः इस ने को अपने वर्ग के या तो प्रथम वर्ण में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित करते हैं। अगला देखिए, और इसका एक विकल्प पक्ष में रूप और बनता है, वो बनता है इसमें जो संधि विच्छेद है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, एतन एतद मुरारी। ऐसे ही अगला बागधन मूलम, बागधन मूलम। अब देखिए गे जो है केवल बाद में तो आपको किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होना चाहिए, और पंचम वर्ण जो होते हैं के वर्ग का पंचम वर्ण, चे वर्ग का, टे वर्ग का, ते वर्ग का और पे वर्ग का, ये पांचों वर्गों के पंचम वर्ण है। अतः पंचम वर्णों को अनुनासिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इनको अनुनासिक वर्ण इसलिए कहा जाता है कि जब हम इन वर्णों का, अतः प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय मुख और नासिका से भी ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण और नासिक वर्ण भी कहा जाता है। अगला जो उदाहरण है वो है बागधन मूलम। अब देखिए के वर्ग का तृतीय वर्ण है और बाद में अनुनासिक वर्ण है, तो इस गे को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, पांचवें वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए के वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? नहीं, तो संधि युक्त पद क्या बनेगा? बांगमूलम। क्या बनेगा? बांगमूलम। और यदि हम इसको, इसका जो विकल्प रूप जो बनता है वो बनेगा बाग मूलम। अगला विकल्प पक्ष में जो बनता है बागमूलम। अगला, अब अगला उदाहरण देखते हैं। बाग धन महिमा। अब देखिए प्लस से पहले वाला जो पूर्व वर्ण है ये के वर्ग का तृतीय वर्ण है, और के वर्ग जो अंतिम अनुनासिक वर्ण है वो ये है। तो इस गे को हमें किस में परिवर्तित करना है? गे को परिवर्तित करना है के अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो संधि युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा बांग महिमा, और विकल्प पक्ष में जो रूप बनता है वो बाग महिमा। पुनः देखते हैं यरो अनुनासिके नासिको वा, अर्थात ये सूत्र कहता है कि पदांत यर के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आए, अतः अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण।
अर्थात यर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं है को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण, केवल उसमें है जो वर्ण है आकार जो है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। बाकी के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखते हैं एतद धन मुरारी, ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि जितने भी उदाहरण होते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं वो केवल संधि विच्छेद की स्थिति में ही होते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं। एतद धन मुरारी, अब ये जो दे है अर्थात प्लस से पहले का जो पूर्व वर्ण है दे है, ते वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इस ते वर्ग को दे को ते वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित करना है। तो ते वर्ग का पंचम वर्ण क्या हुआ? ने, तो संधियुक्त पद बनेगा एतन मुरारी, और विकल्प पक्ष में जो पद बनता है वो है एतद मुरारी। ऐसे अगला बाघ धन मूलम, ये के वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इस गे को हमें किस में बदलना है? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलना है। तो संधि जो होगी वो बाघ मूलम, और विकल्प पक्ष में जो रूप बनेगा बाघ मूलम। और है अगला बाघ धन महिमा, तो ये के वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसको के वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित करेंगे बाघ महिमा, और विकल्प पक्ष में जो रूप बनेगा बाघ महिमा। अच्छा, तो ये आपको बड़ी प्रकार से समझ में आए होंगे। इससे आगे अब चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अगला जो भेद है परसवर्ण संधि का, ये वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात ये वार्तिक कहता है कि अनुनासिक वर्ण परे होने पर यर वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अनुनासिक वर्ण परे होने पर यर वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कोई भी, जैसे देखते हैं तद धन मात्रम, अर्थात ये जो प्रत्यय भाषा नित्यम जो वार्तिक है ये कहता है कि प्लस से पहले पूर्व वर्ण तो कोई यर वर्ण का वर्ण हो, क्या हो? यर वर्ण, अतः यर में आते हैं है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण, बाद में कोई अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो, तो इससे पूर्व वर्ण को अर्थात है को अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। अनुनासिक वर्ण में अर्थात पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे इसको देखते हैं उदाहरण के रूप में तद धन मात्रम, ऐसे ये दे है ते वर्ग का
यह प्रत्याहार का वर्ण है, तय वर्ग का तृतीय वर्ण है और बाद में अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई भी प्रत्यय है। तो इस दे को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आपको परिवर्तित करना है। तो इसको हम परिवर्तित करेंगे। तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? ने। तब जाके संधि युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा तन मात्रम। तन मात्रम। अगला उदाहरण देखते हैं। अपधनमयम। अपधनमयम। अब देखिए ये जो अनुनासिक वर्ण में है और में से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है और यह प्रत्याहार का वर्ण है। तो पे वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण क्या होगा? में होगा अथवा मकार होगा। तब जाके संधि युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा अम्मयम। क्या बनेगा? अम्मयम। अब देखिए हम इसको पुनः देखते हैं। इसका जो चौथा भेद है पर सवर्ण संधि का, ये है प्रत्यय वार्तिक है। ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात ये कहता है कि मकार से अतः अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होने पर यर वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं तद धनु मात्रम। अब ये जो दे है ये यर वर्ण है, अर्थात यर वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं और बाद में अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई भी प्रत्यय हो तो इस यर वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे तद धनु मात्रम, ये यर वर्ण है तो इस ये तय वर्ग का तृतीय वर्ण है तो तय वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा अनुनासिक वर्ण अर्थात ने, उसमें इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो संधि युक्त जो पद होगा तनो मात्रम। ऐसे अगला है अपधनमयम। तो ये पे वर्ग का वर्ण है तो पे वर्ग का अनुनासिक वर्ण होगा में, तो संधि युक्त जो पद बनेगा अम्मयम। मुझे लगता है ये आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में जो हम अध्ययन करेंगे वो विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली क्लास में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे और विसर्ग संधि के जो भेद हैं जैसे सत्व विसर्ग संधि है, रुत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग लोप संधि है, विसर्ग अलोप संधि है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।